वेलकम टू बिटेनिंग। और बहुत बारी आपने ना लोगों को, सरकारों को ये कहते सुना है कि थोड़ा टेरिफाइंग वीडियो हो सकता है आज का, थोड़ा ज़हन पे आपके भारी पड़ेगा। और मेरे कुछ क्वेश्चंस थे तो अचानक मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। बट वो वीडियो वहाँ ख़त्म नहीं होया था, एक्चुअली बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसकी, कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। सीन ये है कि सब लोग ये कह रहे हैं, बड़े-बड़े अखबार ये कह रहे हैं कि वो एआई इज़ गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन इन फ्यूचर, ठीक है? अच्छा, कोई कह रहा है कि 2050 तक, कोई कह रहा है 2070 तक, और कोई कह रहा है कि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज से पहले क्या टेक्नोलॉजी आई नहीं? इंसान बना ही इसलिए कि जब न कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंसान क्या करता है, सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी को सीखता है, फिर उस टेक्नोलॉजी को अपने यूज़ में ले लेता है और वो एम्प्लॉयमेंट उसकी शिफ्ट हो जाती है। तो लोग पहले खेती-बाड़ी करते थे, खेती-बाड़ी से जो किसान था, वो मैन्युफैक्चरिंग में आया। जब मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब कंप्यूटर्स आए, तो इंसान ने मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के कंप्यूटर सीख लिए। तो इंसान की यही क्वालिटी है। आपको इस तरीके के नैरेटिव भी सुनने को मिलते हैं। मैं ना एआई में बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। छोड़ दो ये बातें, ये अखबार की हेडलाइन्स और ये। मैं अपने घर पे आ जाओ, ठीक है? घर से कभी भी अगर कोई चेंज देखना हो ना दुनिया में, वो आप अपने घर में देख सकते हो। आपको बाहर झाँकने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपके घर में क्या चल रहा है, वो आपको आइडिया दे देता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपका घर दुनिया का एक सैंपल साइज़ ही है। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ कि मेरी डॉटर जब अ, स्कूल की असाइनमेंट कर रही है, तो उसमें एआई का बहुत यूज़ ले रही है। मैं उसको मना कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ, "नहीं, नहीं, हमारे टाइम में ऐसा देखो, ऐसा नहीं होता था, फिर तुम इस पे बहुत डिपेंडेंस हो जाएगी।" वो कहती है, "हाँ, हाँ, ओके, ओके, ठीक है।" बट मैं देख रहा हूँ वो छुप के कर रही है। वो मुझे बता के नहीं कर रही है। अब मैंने एक दिन फिर जब देखा कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो मैंने उससे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है? बोलती प्रॉब्लम ये है कि इफ आई एम नॉट डूइंग इट, द अदर चिल्ड्रन इन माय क्लास आर डूइंग इट, सो माय वर्क हैज़ सडनली स्टार्टेड लुकिंग वेरी एवरेज इन कंपैरिजन टू देम। आई सेड, "ओह! पीयर प्रेशर." So if she doesn't want to do it, she's doing it because of the peer pressure. She's doing it. So that means कि सोसाइटी में ये हो रहा है। ये बच्चे, अगर बच्चे के एंड पे हो रहा है, तो मेटा के अंदर, अगर अगर व्हाट्सएप के अंदर आज मेटा आ गया, एआई आ गया, और ऐप आईफोन 16 अभी कल लॉन्च हुआ है, अभी 12 घंटे भी नहीं हुए। ये वीडियो की रिलेवेंस और ज़्यादा बढ़ गई अब, कि आईफोन बोल रहा है कि भाई एआई फ़ोन, ठीक है? So what I'm just trying to say is suddenly AI is creeping into our home, into our house, into our life. Similar to what Facebook did, what WhatsApp did, what technology did. Similarly, AI is suddenly started moving into our life and we just don't know it. We just feel कि it's natural progression. Okay. अब ये उन लोगों के लिए मेरा जवाब है कि जो लोग कहते थे कि किसानी करता था, फिर मैन्युफैक्चरिंग पे आ गया, फिर कंप्यूटर सीखने लगा। सीन ये है कि भाई जो एआई और रोबोटिक्स है ना, वो एक्चुअल में उसको ह्यूमन्स नहीं चाहिए ऑपरेट करने के लिए, ये है। वो हावी है ह्यूमन्स पे। आज तक ह्यूमन्स हावी हावी थे कंप्यूटर्स पे, क्योंकि कमांड सिस्टम हाथ में था। जो इनपुट डालूँगा, वो आउटपुट प्रोसेस होके निकलेगा। उसका जो सोर्स था, उसका कमांड था, उसकी लैंग्वेज मेरे हाथ में थी। एआई की ब्यूटी ये है, या इसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो खुद का अपना एल्गोरिथम है, खुद का दिमाग है उसका, ऑलमोस्ट ऐसे समझो। तो फिर उसको कहेगा, ह्यूमन कहेगा, ह्यूमन्स? ओह! सच एन इंफीरियर थिंग आई एम सपोज्ड यू आर टॉकिंग अबाउट। एंड यू विल से, "Yeah, why you have accepted AI superior to you is because it is giving you superior results, which is beyond your imagination." So, the future is draconian. एंड जो ये आपको कह रहे हैं ना, 50 साल में ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएँगे, 60 साल में हो जाएँगे, यू नेवर नो कि इन अ डेकेड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, इन अ डेकेड आई एम सेइंग 10 इयर्स, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर स्ट्रगलिंग टू म मैच एआई। और आप कहोगे, यार जॉब्स जॉब्स बच्चों की जॉब्स नहीं है, आपकी जॉब्स की इनसिक्योरिटी। आपका बॉस आपके अप्रेज़ल नहीं देगा, कहेगा तेरे से बेटर तो यार ये कंप्यूटर है। अभी वो बोलता है तेरे से बेटर राकेश है, तेरे से बेटर आकाश है। अब वो बोलेगा तेरे से बेटर तो एआई है। ये बहुत डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं, मास लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट पेंडेमिक की तरह,
कोविड-19 से ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करने के मुझे लगता है ऐसे चांसेज़ हैं। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए सुनील जी को बुलाया कि सुनील जी, जो मेरे थॉट्स हैं, जो या मेरी जो आपने इनिशियल एक वो समझा, क्या आप इससे एग्री करते हो? एंड आपकी भी क्या ऐसी फीलिंग है? बिकॉज़ आपके कुछ ट्वीट से अंदाज़ा हुआ कि यू आर आल्सो थिंकिंग ऑन द सेम लाइन्स एंड ऑब्वियसली वेलकम। थैंक यू काशिफ एक बार फिर। बिटिनिंग मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल बन गया है और इस पर बात करने में बहुत मज़ा आता है और ऑडियंस भी बहुत पसंद करती है। तो आज जिस विषय को हमने चुना है और ये विषय काशिफ आपकी चॉइस है, तो मुझे भी बड़ा, क्योंकि मैं इसी दिशा में सोच रहा हूँ, तो मैं उस उसके बारे में खुल के बात कर सकता हूँ। और क्योंकि आप समझ रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, तो बातचीत मुझे लगता है कि मज़ेदार होगी। तो शुरुआत करते हैं एआई से कि एआई हमारे ज़िंदगी के अंदर कैसे चेंज लेके आ रही है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि आपने आम ज़िंदगी में लोगों के साथ जो चेंजेज़ आ रहे हैं, जैसे आपने अपनी बेटी की पढ़ाई की बात की, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। देखिए, अगर हम ये मान लें कि एआई हमारे फ़ोन्स के अंदर, हमारे लैपटॉप्स के अंदर घुस गया है, हुँ, तो वो सारे काम कर सकता है जो एक टीचर करता है। हुँ, अब टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो क्लास में पढ़ाता है। टीचर का मतलब ये भी होता है वो जो क्लास में उसने पढ़ाया है उसका एग्जामिनेशन करता है। बच्चों को उसका पेपर बना के देता है, फिर उस पेपर को इवेल्युएशन करता है। ओके। हुँ, फिर उसके ऊपर टीचर के ऊपर एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल एक स्कूल मैनेज करता है, स्कूलों के ऊपर एक सीबीएसई होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो एक करिकुलम बनाती है। वैसे यूजीसी होता है हायर एजुकेशन के लिए, एआईसीटी होता है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ये हुँ, एक ढांचा बना हुआ है। वो करिकुलम सेट करते हैं, वो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं, प्रिंसिपल उनको इम्प्लीमेंट करता है, टीचर उनको क्लास में आगे इम्प्लीमेंट करता है। हुँ, अगर आप इस ढांचे को देखें तो इस ढांचे के अंदर इस समय अकेले हिंदुस्तान के अंदर लगभग ज्यादा नहीं तो 30 करोड़ लोग सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं। 80 लाख टीचर हैं हिंदुस्तान में हुँ, और लगभग 30 लाख स्टूडेंट्स हैं, 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। हुँ, अब इसी चीज को अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर बच्चों के हाथ में एआई आ गया, तो टीचर जो पढ़ा रहा है उससे बेहतर तो बच्चा फोन से पढ़ लेगा। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, तो जब उससे बेहतर वो फोन से पढ़ लेगा, उसे टीचर के पढ़ाई में हर समय गलतियां नजर आएगी, तो टीचर के साथ उसका रिलेशनशिप ब्रेक होगा। गड़बड़ हो जाएगा। फिर अब टीचर के पढ़ाने में अगर गलतियां निकल रही हैं, तो टीचर के एग्जामिनेशन में भी गलतियां निकलेंगी, टीचर की इवेल्युएशन में भी गलतियां निकलेंगी। तो अगर एक टीचर के सिस्टम में जो इक्वेशन बड़ी हुई है टीचर और स्टूडेंट की, अगर वो खराब होती है, तो स्कूल का सारा फी का सिस्टम खराब होगा। बिल्कुल, और अगर एक स्कूल का खराब होता है, तो सीबीएसई के अंडर तो 20,000 स्कूल हैं। तो सीबीएसई जैसे आईसीएससी भी है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी है, कर्नाटका स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी है। ऐसे लगभग 30 करोड़ बच्चे लगभग 20-25 एजुकेशन बोर्ड्स के अंदर आते हैं, तो ढांचा तो एक ही जैसा है। हुँ, तो अगर इस ढांचे की फंडामेंटल इक्वेशन गड़बड़ हो गई, तो अब बच्चे को आप स्कूल के अंदर, कमरे के अंदर, क्लासरूम में बेंच पर कैसे बिठा के रख पाओगे? बिल्कुल, वो रिलेट नहीं कर पाएगा वो। वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल बाद होने वाला है, ये शुरू हो चुका हुआ है। हुँ, तो इसका मतलब ये है कि अब बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसके पास एक बेटर अल्टरनेटिव है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि अगर ये हो रहा है, क्या हमारे देश के नेताओं के पास, हमारे देश के सोचने वाले लोगों के पास, थिंकिंग क्लास के पास ये ताकत है कि वो पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को, जो ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है, हायरार्की है, सीबीएसई सेट करेगी करिकुलम,
हुँ, सीबीएसई सेट करेगी कि क्या स्कूल होता है, क्या स्कूल नहीं होता है। सीबीएसई सेट करेगी कि टीचर बीएड होना चाहिए, टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए। जब ये सारा निज़ाम ऊपर से सेट हो रहा है, क्या आप उनसे ये सोच सकते हैं कि अब हमें एक ऐसा नया स्कूल सिस्टम चाहिए, जहाँ पर नो एग्ज़ाम्स, नो ग्रेड्स एंड नो होमवर्क। मतलब तो डिसेंट्रलाइज़ का यही होएगा ना, कि हुँ, एक तरफ सेंट्रलाइज़ सिस्टम ध्वस्त हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, क्योंकि एक बेटर टीचर लोगों के पास आ गया है, बच्चों के पास आ गया है। तो क्या वो 30 करोड़ बच्चे और उसके साथ जुड़े जो सारा का सारा निज़ाम है, क्या वो इस सिस्टम में शिफ्ट हो जाएँगे? क्या उनके पास उस सिस्टम में शिफ्ट होने की ताकत है? नो एग्ज़ाम्स, हुँ, नो ग्रेड्स और नो होमवर्क। बच्चे स्कूल जाएँ, ज़रूरी नहीं क्लास के अंदर बैठे रहें, हुँ। अलग-अलग क्लासों में घूमें, प्लेग्राउंड में घूमें, कैंटीन में घूमें, एक-दूसरे के साथ बातें करें, और एक ऐसा सिस्टम हो कि वो टॉपिक बेस्ड पढ़ाई करें और टॉपिक बेस के हिसाब से उनको प्रोजेक्ट दिए जाएँ। 4 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाए, उनका एक कोहॉर्ट बना दिया जाए, उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए। तो बच्चों को अब तोता रटंत भाषा में सिखाया ना जाए, उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल लर्निंग दिखाई जाए। क्या सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड, ये तोता रटंत दुनिया से हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग की दुनिया में अगर हमें शिफ्ट होना है, तो मेरा आपसे सवाल है, हमारे पूरे सिस्टम को सीबीएसई से लेके नीचे के एक स्कूल के एक आखिरी कमरे तक, इसको चेंज करने में कितना टाइम चाहिए? चेंज करने से ज़्यादा तो वो विल ही नहीं है, कौन चेंज करेगा? हाँ, विल चाहिए इसका पहले तो। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, हुँ, फिर उसका ये हल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और पूरे हिंदुस्तान में, और ये केवल पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात ही यही है। हुँ, अगर हिंदुस्तान अकेले में 30 करोड़ बच्चे और स्टूडेंट और टीचर्स हैं, तो आप सोच लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर ये 30 करोड़, क्या ये हो सकता है, हुँ, 130 करोड़ हो। हाँ, हुँ। तो इसलिए एआई का खतरा, अगर मैंने सिर्फ एजुकेशन हाँ, सिस्टम की हमने सिर्फ़ उदाहरण एक ही आप, इंडस्ट्री पकड़ी है। अब अभी अगर एक इंडस्ट्री पकड़ी है, हुँ, और आप सोचिए 30 करोड़ लोग जो जीडीपी के एक अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो कोई हुँ, छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन हुँ, लाखों करोड़ों में है, आप ये कह रहे हो लाखों 30 करोड़ों, 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिला के। स्टूडेंट और टीचर मिला के जस्ट इमेजिन 140 करोड़ की हमारी आबादी है। तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि अगर हमने एजुकेशन को तो एक इंडस्ट्री को पकड़ा, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये डिसरप्शन अगर कहीं सर्विस सेक्टर में, पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर के अंदर जो लगता है कि एआई का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मानता हूँ कि सर्विस सेक्टर इंडिया में कम है, 26-27% का हमारा सर्विस सेक्टर होगा नो नो और नो नो अगर नो नो, हाँ, 54%, 54। 54% का हमारा सर्विस सेक्टर है, ओके। 54% का हमारा सर्विस सेक्टर है और हम अगर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो 70% प्लस है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर को सबसे ज़्यादा डिसरप्ट ये एआई करने वाला है। क्यों हमें ये फिगर ऐसी बताई जा रही है कि 60 साल में एआई रिप्लेस करेगा या 70 साल? मुझे तो सर ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं हो सकता है कि मतलब हम लोग पता नहीं आप कितना एग्री करोगे, मेरे को तो सर अगले 10-15 साल बड़े क्रूशियल दिख रहे हैं। ये ये 10-15 साल की बात नहीं है, ये शुरू हो चुका है। मैं आपको कुछ हाँ, उदाहरणें देता हूँ। कुछ आप जैसे लाइव एग्ज़ाम्पल दे सको जैसे हाँ, मैं आपको उदाहरण देता अगर हूँ। आप आईटी से रिलेटेड या कोडिंग से हाँ, हाँ, रिलेटेड कुछ हाँ। उसमें आप दे सको? जैसे हिंदुस्तान के अंदर आईटी सेक्टर इस समय, मतलब पिछले 20 सालों से बहुत बड़ा नेट एनरोलमेंट सेक्टर रहा है, कि वो हर साल नए लोग भर्ती करता है। और जैसे टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उनके एम्प्लॉयज की गिनती लगभग 5 लाख है। 5 लाख एम्प्लॉयज। हुँ, इन्फोसिस की भी गिनती लगभग 3 से 4 लाख के बीच में है।
और ये हर साल लगभग 40 से 50,000 एक-एक कंपनी एम्प्लॉइज भर्ती करती है। ओके। इनका जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज भर्ती का डिपार्टमेंट जिसको कह सकते हैं सिंपल भाषा में, उसके अंदर सैकड़ों ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज रखे जाते हैं, जो आपके रेज्यूमेज, आपके जो सीवीज होते हैं उनको चेक करते हैं। उसके बाद उसके वजह से काबिल लोग लगाते हैं, फिर उनकी इंटरव्यू लगाते हैं, फिर उसका एक राउंड होता है, फिर 2 राउंड होते हैं, फिर 3 राउंड होते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब कुछ होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पिछले 2 साल से आईटी सेक्टर की एनरोलमेंट 70% डाउन चली गई है। अगर वो 1 लाख स्टूडेंट्स भर्ती करते थे, अब वो 30,000 भर्ती कर रहे हैं। नंबर वन। दूसरा, आप अगर ध्यान से देखें कि आजकल एचआर टूल्स एआई ने बिल्ड कर लिए हैं। यानी कि एक एआई सॉफ्टवेयर आता है, वो एक समय 1,000 लोगों के इंटरव्यू साइमल्टेनियसली कर लेता है। अगर आपने मान लीजिए पाइथन या जावा के या एचटीएमएल के प्रोग्रामर्स भर्ती करने हैं, तो एआई एक सॉफ्टवेयर 1,000 लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग टेस्ट देता है और उनको घंटे 2 घंटे के अंदर उनकी काबिलियत एकदम से चेक कर लेता है। आप सोचिए, एक एआई सॉफ्टवेयर 1,000 लोगों को घंटे 2 घंटे में टेस्ट करके आपको रिजल्ट दे देता है कि इन 1,000 में से 10, 20, 50 कितने काबिल हैं, किस लेवल के, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, लेवल डी। ये सारा का सारा काम जो सैकड़ों एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज किया करते थे, अब रिमोट तरीके से दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के किया जा सकता है। हुँ, विच मीन्स, ये सिर्फ एक उदाहरण है एचआर डिपार्टमेंट की। ऐसे ही आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग देख लीजिए, या एनिमेशन देख लीजिए, या ग्राफिक डिजाइनिंग देख लीजिए, या डेवलपर की दूसरी कम्युनिटीज देख लीजिए। जो काम इंसान को करने में 10 दिन लगते थे, वो काम एआई 10 सेकंड में कर सकता है। और वो जो कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली कम है। हाँ। तो इससे क्या हो रहा है कि, क्योंकि एआई का मतलब है कि उसने आपकी इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर दिया है। जैसे मैंने एजुकेशन की बात बताई, दुनिया भर में जो हमने नॉलेज सिस्टम बनाया है, एक तो ट्रेनिंग है, दूसरा उस नॉलेज से जो इनकम होती है वो भी एक पिरामिड है। जो बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, डेवलपर है, आईटी है, मतलब वो इस इनकम के पिरामिड पर बैठा है। जो गांव में रहता है वो इनकम के बॉटम पर बैठा है। अब जब एआई इन बड़े बड़े इंटेलिजेंस के जॉब्स को रिप्लेस करेगा, तो इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं जो मकान खरीदते हैं हाउसिंग लोन लेके, जो कार खरीदते हैं कार लोन लेके, जो होटलों और रेस्टोरेंट में डाइन आउट करते हैं क्रेडिट कार्ड के दम पर, जो पर्सनल लोन लेते हैं अलग अलग बैंकों से। आप अगर हाउस होल्ड डेट, घरेलू कर्जा, हाउस होल्ड डेट अगर आप कैलकुलेट करें, तो हमारे हिंदुस्तान के जीडीपी का बहुत बड़ा परसेंट हाउस होल्ड डेट है। हुँ, डेट, विच मीन्स कि ये सब लोग जो हाउस लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सब लेके बैठे हुए हैं, इनको हर महीने किस्त देनी पड़ती है। तो जब नौकरी नहीं रहेगी, तो किस्त कौन देगा? हुँ, तो इसका मतलब है कि जिन बैंकों ने आपको लोन दिया हुआ है, और अगर आपने 2 महीने किस्तें नहीं दी, तो आपका लोन एनपीए यानी कि बैड डेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हुँ। तो बैंकों का अब क्या होगा? जब आपके पास लोन देने की काबिलियत ही नहीं है, हुँ, और बैंक जो हैं आपसे लोन रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऐसा एक नहीं है, ऐसे 10 नहीं है, अब ऐसे हजारों और लाखों लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में बैंकों से लोन लेने वाले लोगों की जो काबिलियत है, वो सिर्फ टॉप 5% के लोगों के अंदर ही है।
हुँ। बैंक सिर्फ टॉप 5% लोगों को ही ज़्यादा लोन देता है, गरीबों को लोन नहीं देता। पहले आपकी इनकम स्टेटमेंट देखता है, आपकी सैलरी स्टेटमेंट देखता है, उसके बाद आपको लोन देता है। तो जब ये क्लास जो टॉप 5% है, इसकी इनकम बंद हो जाएगी, तो बैंकों के दिए लोन बैड डेट हो जाएंगे। तो मैं यहां ये कह रहा हूं, अब मैं स्टेटमेंट जो देने जा रहा हूं, एआई फिएट करेंसीज को डेट जंक यार्ड में तब्दील कर देगी। मैं दोबारा ओह! बोल रहा हूं, हुँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मॉनेटरी सिस्टम जो फिएट करेंसीज को कहते हैं, फिएट करेंसीज को डेट जंक यार्ड यानी कि कर्जे का कचरा उसमें बदल देगी। सिंपल सी बात है, मैं इससे बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ कि जब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से जब सबसे बड़ा इम्पैक्ट जब जॉब्स पे जाएगा, जब ना सिर्फ जॉब्स पे हमारे हिंदुस्तान में आपको पता है कई ऐसी जॉब्स हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी अगर आप कैपिटल्स में चले जाएँ, स्टेट कैपिटल्स में आप या बड़े टाउन्स में, इंदौर में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में या लखनऊ में या चंडीगढ़ में, बहुत सारे लोग पता है कैसी जॉब्स करते हैं? एडमिन में जॉब करते हैं, एडमिन रिलेटेड जैसे रिसेप्शन पे, कस्टमर केयर में, ईमेल ड्राफ्टिंग में, सेक्रेटेरियल काइंड ऑफ जॉब होती है, बेसिक अकाउंटिंग की जॉब होती है, जो कि फॉल करती है 10,000 से 25,000 की रेंज में। बहुत लोग हैं जो छोटे शहरों में काम करते हैं। और मेरा क्या मानना है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट में जब हिट करेगी, जो ये ईमेल ड्राफ्टिंग वाला और बेसिक अकाउंटिंग वाला जो सेगमेंट है और कस्टमर केयर वाला सेगमेंट है, जब इसमें जब हिट करेगी तो और सर्विस सेक्टर पे हिट करेगी, कोडिंग में हिट करेगी, एजुकेशन में हिट करेगी, कहाँ कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ नहीं हिट कर रही है। इनफैक्ट हम उस पे भी बात करेंगे कि कौन से वो सेक्टर हैं जहाँ पे हिट नहीं करेगी। आज ये भी एक चीट कोड है जो कि एंड में मैं पूछूँगा ज़रूर, क्योंकि आई एम श्योर कि सुनील सर से बेहतर कोई नहीं बताएगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि सोचिए जब ईएमआईज़ बाउंस होंगी, जब लोन्स की किस्तें बाउंस होंगी, जब बैड डेट्स बढ़ेगा, तो जो बैंक्स का जो कारोबार है, ये अभी तक लोगों ने सोचा ही नहीं कि सिर्फ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा एआई से। एआई के बाद ह्यूमन्स को जैसे ही फ़र्क पड़ेगा, तो ह्यूमन से रिलेटेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तो ऑटोमैटिकली फ़र्क पड़ेगा। जब उनको ऑटोमैटिकली फ़र्क पड़ेगा, तो जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट है, अब वो सोचेगा कि अब इनको कैसे बचाऊँ? क्यों सर? हाँ, अब देखिए, अगर आपको मैं मोटा-मोटा बताऊं, हिंदुस्तान और दुनिया भर का जो मॉनेटरी सिस्टम है, उसका ढांचा क्या है? हुँ, उसका ढांचा ये है कि दो किस्म की मनी सप्लाई होती है। एक को हम M0 बोलते हैं, यानी कि जो करेंसी नोट और कॉइन्स सेंट्रल बैंक ने छापे हैं और बैंकों के जरिए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस समय वो जो करेंसी इंडिया में है, वो मोटी मोटी 40 ट्रिलियन डॉलर के 40 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 40 लाख करोड़ रुपए है। ओके, बट ये बहुत छोटी तादाद में है। असल में मनी वो होती है जो बैंक क्रेडिट देके आपको क्रिएट करते हैं। आप बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने आपके नाम पर एक मनी आउट ऑफ थिन एयर क्रिएट कर दी आपके कोलेटरल के अगेंस्ट। तो ये बेसिकली मनी क्रेडिट होती है, क्रेडिट अगेंस्ट कोलेटरल। आप इसको डेट बोल सकते हो, कर्जा बोल सकते हो। तो अगर आपको ये M3, ये जो क्रेडिट है, ये भी मनी ही होती है। तो इसकी अगर मात्रा ढूंढनी हो तो ये 40 ट्रिलियन नहीं है, 40 लाख करोड़ नहीं है, ये 240 लाख करोड़ है। हुँ, यानी कि मनी सप्लाई का कंट्रोल सेंट्रल बैंक के पास नहीं है, वो कमर्शियल बैंक्स के पास है। तो अगर कमर्शियल बैंक्स के बैड डेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब है अब इन बैड डेट्स को या तो बैंक collapse करेगा। अगर मान लीजिए कोई बड़ा बैंक किसी देश में collapse कर जाए, तो क्या उस बैंक में जमा किए गए लोगों के जो एफडीज हैं, लोगों के जो सेविंग अकाउंट हैं, क्या लोग उससे पैसा निकाल पाएंगे? ओह! संभव ही नहीं है। आप तो वैसे भी बैंक के जो क्रेडिटर होते हो।
बहुत लोगों को ये नहीं हाँ, पता कि वो डिपॉजिटर नहीं होते हैं, वो क्रेडिटर होते हैं। हाँ। तो बेसिकली अगर बैंक ने ₹100 का कर्जा दिया, बैंक के एसेट्स की कीमत है ₹120, तो बैंक खुश है कि उसको ₹20 का प्रॉफिट, उसकी वैल्यू ज्यादा है। पर अगर बैंक के पास ₹100 हैं और बैंक के एसेट्स की कीमत रह गई ₹80, तो बैंक को तो घाटा हो गया। अब बैंक क्या करेगा? बैंक आपके जो विड्रॉल अकाउंट्स हैं उस पर रोक लगा देगा। आपको कहेगा कि आप पे ₹2000 पर डे से ज्यादा नहीं निकलवा सकते, और कोई चारा ही नहीं है उसके पास। तो इसका मतलब ये है कि जब इतना बड़ा कर्जा, उसका पहाड़, उसका कचरे का पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा, तो बैंकों के पास विड्रॉल रोकने के अलावा कोई नहीं रास्ता बचेगा, विच मीन्स सडनली देश की इकोनॉमी एकदम से थम जाएगी, रुक जाएगी। और ये केवल इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मुझे पूरे देश में मैं हुआ है। ये पाकिस्तान में भी होगा, चाइना में भी होगा, अर्जेंटीना में भी होगा, यूरोप में अमेरिका भी में भी। होगा, हमारे सब सब जगह होगा। हुँ। तो इसलिए ये कोई ऐसा संकट नहीं है जो सिर्फ इंडिया के ऊपर आ रहा है, ये पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा है। तो इसलिए मैं दोबारा से वो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिएट करेंसीज को अगले कुछ सालों के अंदर डेट जंक यार्ड, कर्जे के कचरे में बदल देगा। राइट वर्ड इज़ कबाड़ खाना। कबाड़ खाना। सो यस। सो या मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा सर। मैं और आप तो कॉमन लोग हैं, आम आदमी है सर। आप अपना सब्जी-रोटी खा रहे हो, मैं अपना यहाँ पे सब्जी-रोटी खा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये बात हम समझ सकते हैं। कोई हमारे पास सर मेरे पास तो एटलीस्ट आपके पास तो बहुत डिग्रीज़ हैं सर, बट मेरे पास कोई ख़ास डिग्री नहीं है। मतलब मैं इतना फिलॉसफिकल और इतना डीपर इनसाइड वाला आदमी नहीं हूँ। जो भी कुछ है वो आप लोगों से सीख रहा हूँ। बट मैं ये देख पा रहा हूँ, मैंने अपने घर में अपने बच्चे का ट्रेंड देखा और मैं अब वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस में मेरा सोच चला गया कि अरे यार! ये क्या हो रहा है? ये तो अब अगर स्कूल में ही है तो कॉलेज में क्या होगा? तो कॉलेज में तो और ज़्यादा बुरा हाल होगा। सो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल पढ़ा सर एंड करेक्ट मी होने ये वाला है कि मैक्सिमम लोग ना जो आज हम कहते हैं ना ये टैलेंटेड है और ये कम टैलेंटेड है। ये सोसाइटी के अंदर भी कुछ बड़ा अमेजिंग चेंज आने वाला है। हम ये जो कहते हैं ना ये यार ये क्या टैलेंटेड है, ये कम टैलेंटेड है, ये बहुत टैलेंटेड है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है। ये जो टैलेंट का जो आपका हुआ था, ये सेम लेवल प्लेइंग फील्ड आने वाली है। ऑल ह्यूमन्स आर लाइक गोइंग टू बी सेम यस। because their delivery style will be based on something that is going to give a different result but of a same quality standard. मतलब एआई से अगर मैं 100 तरीके से सवाल पूछूंगा, नो डाउट वो मुझे 100 आंसर अलग देगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ 100 आंसर विल बी द सेम। सो हम जब दिमाग लगाते थे, जब एआई नहीं था, तो एक टैलेंटेड आदमी की पहचान इससे होती थी, अरे यार सुनील सर क्या बोलते हैं यार, क्या आइडिया यार, क्या फिलॉसफी है उनकी। क्योंकि सुनील सर बहुत बुक्स पढ़ते थे, सुनील सर ने एक्सपीरियंसेस को बहुत एनालाइज किया, उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी, तो सुनील सर की सोसाइटी में रिस्पेक्ट थी, हमेशा रहेगी, हम तो जानते हैं ना। लेकिन कोई कल को आज से 10 साल बाद कोई सुनील सर से मिले तो बोलेगा, सुनील सर भी वही बात करते हैं और वो जो मेरा वो है ना घर में जो कुक आता है, वो भी कुछ-कुछ ऐसी ही बातें करता है। अंडरस्टैंड? सो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोग जब एम्प्लॉयी होते थे आज की डेट में सोसाइटी में, बड़ा सोसाइटल क्वेश्चन है, इट्स लाइक अ सोशल फैब्रिक को चेंज करेगा ये। मतलब हम लोग जो सोसाइटी में टैलेंट के बेस पे लोगों को हायर करते थे, इम्प्रेस होते थे, रिश्ते करते थे, अपनी लड़की देते थे, लड़के को अपने घर लाते थे। टैलेंट, टैलेंट, ओह! बातचीत करके कहते थे, "बात तो करके देखो, कैसा लगा लड़का? अमेजिंग।" ठीक है? तो वो अब सब जब एआई ड्रिवन होने वाला है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि हर बंदा कोशिश करेगा कि मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूँ एंड प्रूव करने का कोई तरीका ही नहीं होगा। एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू बी द सेम, तो इसलिए मास लेवल पे सोसाइटल फैब्रिक में भी चेंज आएगा और अनएम्प्लॉयमेंट तो ये आपकी रहेगी ही रहेगी।
दैट जस्ट शोज़ कि सर मेरे को आपसे ये सवाल पूछना है, मास लेवल पे हमें और आपको दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक पेंडेमिक की तरह आ सकता है। इस इस सिचुएशन को अगर आप गवर्नमेंट में होते, कैसे मैनेज करते? मैं आप स मतलब इसको इस सिचुएशन को गवर्नमेंट मैनेज कैसे करेगी कि इतने सारे लोग, क्योंकि एक चीज़ जो मैं अब देख रहा हूँ, वो ये कि दुनिया में फिर से यूनिवर्सल बेसिक इनकम दोबारा से चर्चा में आने लगी है, कि घर बिठाओ, अ, नौकरियाँ दे नहीं पाएँगे, सर्वाइवल के लिए पैसे देते रहो अकाउंट में, ताकि आदमी खूंखार ना बने। आदमी खूंखार कब होता है? जब उसे 2 दिन, 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, वो फिर भी एक बार मैनेज कर लेगा। आदमी खूंखार तब होता है, जब उसके घर में उसका बच्चा भी 3 दिन से भूखा है, उसकी बीवी भी 3 दिन से भूखी है, तो आदमी खूंखार बनता है। खूंखार आदमी को खूंखार बन से रोकने के लिए हर महीने इतनी बेसिक इनकम उनको देते रहो, ताकि ये अपना पेट भरते रहे, और अनकंडीशनल देते रहो। ये मत देखो कि वो नौकरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, मिनिमम उसके अकाउंट में पैसे डालते रहो। ये सॉल्यूशन एक पकड़ने लगा है, चर्चाओं में आने लगा है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैनिफेस्टोज में घुसने लगा है। क्या थॉट है सर, क्या यूबीआई बहुत बड़ा सॉल्यूशन बन के उभरेगा? देखिए काशिफ, क्योंकि मैं मनी और मॉनेटरी सिस्टम्स के बारे में गंभीर चिंतन करता हूँ, तो जब मेरे सामने यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा सॉल्यूशन दिया जाता है, तो मेरे लिए उस सॉल्यूशन के आगे पीछे की सारी हकीकतें समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। ओके? पहली बात कि जिस दुनिया के अंदर 80 से 90% मनी कंट्रोल कमर्शियल बैंकों के पास है, उस दुनिया के अंदर अगर यूबीआई का इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए मनी कंट्रोल असल में कमर्शियल बैंक से शिफ्ट होके सेंट्रल बैंक्स की तरफ जाना पड़ेगा। ये एज्यूम कर लेना कि कमर्शियल बैंक्स अपनी जगह छोड़ देंगे और उसकी जगह पर सेंट्रल बैंक के पास टोटल मनी कंट्रोल हो जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी ही इम्पॉसिबल सी बात है। क्यों? हुँ, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स का लास्ट माइल कनेक्शन वो बहुत गहरा है। कस्टमर को कैसे सर्व सर्व करना, उसकी जरूरत को कैसे समझना है, ये कमर्शियल बैंक ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो मनी मैनेजर हैं। आज तक आप देखिए, आपको क्या आरबीआई का दफ्तर कहाँ है पता है? नहीं। आरबीआई के साथ कैसे बात करनी है, आरबीआई के साथ किस तरह का रिलेशनशिप बनाना है, क्या आपको पता है? नहीं पता है। आपका घूम फिर के जो भी कनेक्शन है वो आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव कमर्शियल बैंक के पास है। और अगर कमर्शियल बैंक मनी मैनेजर के लेवल पर कोलैप्स करता है बिकॉज ऑफ डेट जंक यार्ड, तो अब आप क्या करेंगे? वो बैंक के लोग जो हैं उनकी तनख्वाहें कहां से आएंगी? इसका मतलब है कि आपको हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक सबको मर्ज करके नेशनलाइज करना पड़ जाएगा, जैसा 1970 में हुआ था। यानी कि अब हिंदुस्तान के अंदर कोई बैंक भी प्राइवेट नहीं है। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये करने के लिए बहुत बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे, लगभग असंभव चेंजेस हैं। अगर आज कमर्शियल बैंक से मनी कंट्रोल निकाल के आप सेंट्रल बैंक को देना चाहते हैं, तो ये अपने आप में पिछले 100 साल में जो कुछ भी हुआ है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के सिस्टम के जरिए, उसको उल्टा करने वाली बात है। अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि सरकार ने फैसला कर लिया कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम देते हैं। ओके, चलिए हम थोड़ी देर के लिए आपको, मैं समस्या की गहराई आपको समझाने के लिए, अगर आज की तारीख में एक व्यक्ति को 4,000 रुपया दिया जाए पर मंथ, मैं चलो 4,000 बहुत ज्यादा है, 2,000 रुपया पर मंथ, हर एडल्ट को 2,000 रुपया पर मंथ दिया जाए, क्लियर?
ओके? तो एक घर में एवरेज अगर आप एडल्ट पॉपुलेशन लगा लें तो हिंदुस्तान में एडल्ट पॉपुलेशन इस समय लगभग 80 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में है। हम सिंप्लिसिटी के लिए 100 करोड़ के आसपास लगा लेते हैं। तो 2000 को 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करिए। ओके? तो ये 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ हर महीने से। पर मंथ बनता है। हुँ, कहाँ से आएगा? 2 लाख करोड़ जो सेंट्रल बैंक को इंस्टेंटली प्रिंट करके किसी एप्लीकेशन के जरिए भीम ऐप के जरिए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। 2 लाख करोड़। ओके? नंबर वन कि ये पैसा इतना कैसे कहां से आएगा? इसके लिए पार्लियामेंट को कोई ना कोई लॉ बनाना पड़ेगा कि भाई हम फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ा सकते हैं। आज अगर 6% है तो हम इसको 16% कर सकते हैं। वो लॉ बनाना क्या आसान होगा? नंबर वन। नंबर दो, आपने आज सितंबर है, सितंबर में दे दिया 2 लाख करोड़ रुपया। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या आप अक्टूबर में भी 2 लाख करोड़ रुपया दोगे? नवंबर में भी दोगे? दिसंबर में भी दोगे? साल का हो गया 24 लाख करोड़। तो साल का 24 लाख करोड़ रुपया। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 25 लाख करोड़ रुपया है। ओह! कहाँ से आएगा ये पैसा? मतलब ₹2000 भी ₹2000 में गुज़र-बसर होना नहीं है। मैं कहता हूँ 2000 को 4 से मल्टी घर में एक 4 एडल्ट लगा लो यार, 8000 हुँ, रुपए। वो समझ गया मैं 24 8000। लाख करोड़। हुँ, अगर हम एक परिवार को 8000 रुपया महीना देते हैं जिसमें 4 एडल्ट रहते हैं, तो एक साल में 24 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन है आरबीआई के ऊपर। हुँ, चलिए, मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये भी हमने कर दिया। अब सवाल ये है कि टैक्स लगेगा कि नहीं इनके ऊपर जिनको 8000 दिया है। नहीं लगेगा। तो अगर टैक्स नहीं लगेगा तो सर्कुलेशन कैसी होएगी मनी की? आज की तारीख में फिएट करेंसी क्या है? हुँ, आप कमाते हो, सरकार उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है, कॉर्पोरेशन टैक्स लगाती है, कस्टम ड्यूटी लगाती है, और वो सारा घूम घूम के टैक्स रेवेन्यू आता है। और टैक्स रेवेन्यू जो आता है उससे आपके खर्चे चलते हैं, आपकी सड़कें चलती हैं, हुँ, सड़कें बनती हैं, आपके बाकी सब खर्चे चलते हैं। और वो जो पैसा है उसके अलावा सरकार थोड़ा सा कर्जा ले लेती है, उस कर्जे पर किस्तें देती जाती है, जिसको हुँ, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो सवाल ये है कि अब यूबीआई आ गई, तो सरकार आपको अगर 2000 रुपया महीना देती है, तो सरकार को अगर 12 महीने आपको 2000 रुपये महीना देना है, तो सरकार को उसमें से कुछ काटना भी तो पड़ेगा, 20-30%, हुँ, ताकि वो 12 महीने बाद सर्कुलेट होके वापस आ जाए। हुँ, तो इसका मतलब है कि टैक्सेशन सिस्टम भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो सर्कुलेट कैसे होएगा पैसा? हुँ। क्या हिंदुस्तान के अंदर हम नहीं, किसी को सरकार 2000 रुपया दे और उसमें से 400 रुपया टैक्स वसूल कर ले उसी समय एट सोर्स? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? मैं यहाँ रोकूँ आपको। जैसे अमेरिका में सॉल्यूशन इसमें चर्चा हो रही है, तो वहाँ कुछ सॉल्यूशन पे डिस्कशन हुआ है। वो कह रहे हैं भाई जिसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, उससे तो तुम क्या टैक्स लोगे? तो वो ये कह रहे हैं कि भई इन लोगों के दम पे जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बनी हैं एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ये लोगों के डेटा पे बनी है। इन्होंने डेटा माइनिंग करी है। ये ट्रिलियन डॉलर कंपनियाँ बन गई हैं। टोटल मिला के टॉप 10 कंपनियाँ अमेरिका की जो है वो 10 ट्रिलियन की हैं। वो कह रहे हैं इन सब के ऊपर 30 से 40% टैक्स लगाओ। मतलब इनसे 30-30% की इनके प्रॉफिट का टैक्स निकालो और लोगों में बाँट दो।
मुझे एक हद तक ये लगा कि चलो अमेरिका के पास एटलीस्ट कुछ सोचने के लिए है। कुछ कि उनके पास कंपनियाँ दी वरदान था कि इस प्रलय से पहले उन्होंने अपनी कंपनियों को इतना बड़ा कर लिया और वो भी कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन कुछ हद तक वो कुछ साल निकाल लेंगे। मैं इंडिया की बात सोच रहा था कि जब आप अडानी और अंबानी और टाटा के पास जाओगे कि मैं तुम्हें 40-40% का टैक्स काटूँगा, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल है ना। क्या आप होगा सोचिए अगर हम आज अडानी, आज अंबानी और टाटा को 40-40% का टैक्स मारते हैं, इन्फोसिस को, टीसीएस को, तो क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि देखिए इनसे पैसे लेके गरीबों को दे देते हैं। नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए अगर आपने अंबानी के ऊपर 40% टैक्स लगा दिया, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल का शेयर जो है, वो सीधे 80% डाउन चला जाएगा। ओके, तो जो 80% डाउन जाएगा, तो जिन जो लोग रिलायंस के शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो चाहेंगे 40% टैक्स? क्या वो उसके विरोध में नहीं जाएंगे? रिलायंस का मार्केट कैप 250 बिलियन डॉलर है, 20 लाख करोड़ रुपया, हिंदुस्तान के जीडीपी का 10%। और सा और हर महीने में देना 24 लाख करोड़। पर सवाल ये है कि जब रिलायंस के ऊपर 40% टैक्स लगाएंगे, तो उसकी मार्केट कैप 20 लाख करोड़ से घट के वो 2 लाख करोड़ रह जाएगी। अच्छा, तो हमारी कंपनियाँ इतनी बड़ी नहीं है मतलब आप ये कह रहे हो? बड़ी हो भी, हाँ। बट वो जिसे मार्केट कैप कहते हैं, वो फिक्शनल वैल्यू होती है। हाँ, अगर आप रिलायंस का असल में प्रॉफिट देखें, उनका प्रॉफिट घूम फिर के लगभग 20 बिलियन डॉलर है साल का। तो 20 बिलियन डॉलर के ऊपर अगर आप टैक्स लगाओगे, तो 20 40% लगा दिया। ओके, तो 40% के हिसाब से आपके पास आया लगभग 8 बिलियन डॉलर। 8 बिलियन डॉलर का नेट अगर आप निकालोगे, तो वो लगभग 70,000 करोड़ रुपया बनेगा। आपको चाहिए 24 लाख करोड़ रुपया, मिलेगा 70,000 करोड़ रुपया। तो क्या होने वाला है? हम इतने तो अमीर थोड़ो हैं कि लोगों में मुफ्त पैसे बांटते रहेंगे। तो हमारे पास पैसे देने के लिए भी नहीं है, नहीं है। तो फिर क्या होगा? देखिए, इसका जवाब नहीं, नहीं मैं सर, मैं नहीं समझा। मैं आपको बताऊँ मैं मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं और इसका आप जवाब मेरे को देता हूँ। डिप्लोमैटिक आंसर मत देना। मतलब नहीं, कोई नहीं, नहीं, ऐसा आंसर मेरे को मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को स्ट्रेट आंसर दो क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास पैसे हैं नहीं देने के लिए, नौकरियाँ नौकरियाँ आएँगी नहीं, तो होगा क्या? क्या देखिए इसीलिए आप फ्यूचर क्या देख रहे हो? इसीलिए मैंने बहुत समय पहले ही ये बात कह दी थी। मैंने अप्रैल 2020 के अंदर ये कहा था कि ये डेंजर आने वाला है, हमें तैयारी करनी है। तो हमें सीबीडीसी मदद नहीं करेगा, हमें ऑन चेन सॉवरेन करेंसी सिस्टम चाहिए। हमें मनी को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक्स या बड़े कॉरपोरेशंस इंडिया को या किसी देश के अंदर भी, सेंट्रल बैंक्स दुनिया को नहीं बचा सकते हैं, कॉरपोरेशंस दुनिया को नहीं बचा सकते हैं। आप सोचिए कि दुनिया के अंदर सेंट्रल बैंक्स आज से 100 साल पहले नहीं थे। दुनिया बहुत बड़े आराम से चलती थी ना, चलती थी ना। तो मैं जब आपको यहाँ मनी रोकूँगा सर। डिसेंट्रलाइज हम्म सॉरी, बिल्कुल सर आपने मेरे को डरा दिया है। आप मेरे को आप मैं अपने श्रोताओं को ये फिर यहाँ पॉज़ लेना को कहूँगा। मैंने ये कैलकुलेशन आज तक सोची नहीं थी। जो आपने मैंने ये सोचा था कि सर क्योंकि एक बेयर मिनिमम ना सर ₹2000 में कुछ नहीं आता है। कुछ क्योंकि नहीं आता। आप समझो जब ₹2000 अमेरिका के अंदर $1200 मिल रहे थे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम ₹2000 देंगे अपने एडल्ट्स को, वहाँ पे मिल रहे थे $1200। मतलब लगभग लाख रुपया। वहाँ मिल रहा है ₹1,00,000 हर एडल्ट को। हम यहाँ ₹2000 हमने फिक ऐसे ही पकड़ लिए फिगर 2000।
और फिगर ये निकल के आई कि हम ये ₹2000 भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते देना। अब मेरा ये सवाल है मेन कि जब हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, तो क्या हम वो दृश्य देखने जा रहे हैं कि जहाँ पे आदमी एक जिसे कहते हैं कि क्या स्थिति होगी कि घर में खाने को पैसे नहीं हैं और आदमी के कुछ भी करने की वो स्थिति क्या होगी उस मानसिकता या उस समय में गवर्नमेंट को गवर्नमेंट छोड़िए सोसाइटी में किस तरीके का माहौल होगा वो टाइम? देखिए, मैं इस विषय पर पिछले कई सालों से चिंतन मनन कर रहा हूँ। मैंने बार-बार एक ही नतीजा निकाला है कि इस संकट का फ़िएट करेंसी सिस्टम्स के पास कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जब आप वैल्यू के ऊपर कैप्चर कर लेते हो, उसकी एक ही डेफिनेशन बना देते हो। ये किस किताब में लिखा है कि वैल्यू की एक ही डेफिनेशन होनी चाहिए? इसका मतलब ये है कि जो पिछले 100 साल से आपने सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम या फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम बनाया हुआ था, वो सिस्टम अब ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड में जा रहा है। तो आपको उसका एक अल्टरनेटिव, उसका एक रिप्लेसमेंट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपको याद होगा, आज से लगभग साल डेढ़ साल पहले मैंने बिटिनिंग पर एक वीडियो किया था, नॉट सीबीडीसी बट ओसीएससी। हाँ, मैं लिंक डाल दूँगा उसका। उस टाइम लोगों ने हाँ, इतना ध्यान नहीं दिया था। तो वो अब समय आ गया है। हमें मनी को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जैसे एल सल्वाडोर ने क्या बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित नहीं किया? किया ना? क्या अर्जेंटीना ने अपने देश के अंदर पीसो को खत्म करके अपने देश में ये नहीं अनाउंस किया कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर डॉलर और क्रिप्टो करेंसीज को लीगल कर रहे हैं? अगर उनको ये समझ में आ गया है, तो सवाल है कि वो मूर्ख तो नहीं है। तो हमें भी करना पड़ेगा ये, और कोई चारा नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक एक ये पूछता हूँ सर, एक सपोज़ सॉल्यूशंस पे तो आपने नो डाउट एक पूरा बताया। मैं एक छोटा-छोटा, मोटा-मोटा सवाल पूछता हूँ। एक आदमी है और उसके 5 फ्लैट हैं और बहुत अच्छी पॉश लोकेलिटी में है। उसने एक रहता तो एक में और 3-4 उसने इन्वेस्टमेंट करी हुई। ऐसी सिनेरियो में उस फ्लैट वाले को आप क्या कहने वाले हो? क्या हो सकता है जब ये स्थिति आएगी? अब मैं आपसे एक-एक करके एसेट क्लास डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, मैं हाँ। बेसिकली बिल्कुल, चीज़ों को बिल्कुल डिस्कस ठीक कर है। रहा हूँ। जी। देखिए, जब बैंक्स के अंदर ये संकट आएगा, तो हर कोई अपने एसेट्स, जो सबसे बड़ा एसेट इस समय घर है। हिंदुस्तान में 12 मिलियन, सवा करोड़ घर ऐसे हैं जो सेकंड और थर्ड एसेट है लोगों का, जैसे आपने बताया। इसमें से कुछ घर किराए पर हैं और कुछ घर खाली पड़े हुए हैं जो लोगों ने खरीद के रखे हुए हैं अपने बच्चों के लिए या पैरेलल इनकम के लिए। ठीक है? जब ये संकट आएगा तो लोग धड़ाधड़ अपने घर बेचेंगे। मान लीजिए आपका घर 1 करोड़ का है, तो आप उसको 80 लाख में बेचेंगे। अगर आपको 80 लाख का है तो आप 60 लाख में बेचेंगे। सडनली क्या होगा, ये मार्केट जो है वो सेलर्स मार्केट बन जाएगी। क्यों बेचेंगे सर? क्योंकि जब उनको लगेगा कि ये संकट आ रहा है तो हर कोई कैश चाहेगा। क्योंकि अच्छा। बैंक, अगर आप किस्तें नहीं दे पा रहे तो क्या करोगे? तो किस्तें देने के लिए आप अपने एसेट्स को बेचोगे ताकि आपके पास हुँ, रेडी कैश हाँ, आए। तो जब आप अपना एसेट बेचोगे, तो जब हर कोई बेच रहा है तो बायर कहां से है? बाहर कहाँ से आएगा? तो वो ये तो सेलर उसका मार्केट बन जाएगी। एकदम तो वो एसेट प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं है। एकदम से ड्रास्टिकली क्रैश करेगी। राइट, ठीक एक्सपर्ट्स है। ऐसा कह रहे हैं कि अगले 2 से 5 साल के अंदर हाउसिंग मार्केट के अंदर 50% से लेकर 80% वैल्यू क्रैश हो सकता है।
सीरियसली सर? 50% से 80% का वैल्यू क्रैश हो सकता है। 1 करोड़ का घर हो सकता है आपको 50 लाख में मिले। संवैधानिक चेतावनी, ये कमज़ोर दिल वालों के लिए वीडियो नहीं है। अच्छा, समझ में आ गई। अब आ जाते हैं सर, किसी के पास स्टॉक्स है, बहुत बड़ा पोर्टफ़ोलियो है जी, 5 करोड़ का पोर्टफ़ोलियो है, मतलब भाई साहब स्वैग करता है, वो पोर्टफ़ोलियो दिखाता है वो लोगों को, जब रात को पार्टी होती है ना, अपने कलीग्स को दिखाता है, "तूने लाइफ़ में क्या कमाया है यार? इधर देख, तेरे भाई ना 10 साल से लगा हुआ था, आज तेरे भाई का ना 5 करोड़ का पोर्टफ़ोलियो है।" क्या कहना चाहोगे उस आदमी को? देखिए, इसके अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये स्थिति आ गई, प्रोवाइडेड हम हाँ, बात कर रहे हैं, ये ये स्थिति आ गई जो हमने पूरा अभी डिस्कस किया यस, एआई वाला, और बंदे के पास 5 करोड़ का स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, क्या होगा? यस। तो जैसे आप घर फटाफट बेचेंगे, लोग उसी तरह से अपने स्टॉक्स फटाफट बेचेंगे, तो वो भी सेलर्स मार्केट बन जाएगा। ओके, तो जब सेलर मार्केट बनेगा, तो स्टॉक मार्केट भी क्रैश करेगा और स्टॉक मार्केट की जो मिनिमम अंडरस्टैंडिंग लोग कह रहे हैं, वो 30 से 50% स्टॉक मार्केट क्रैश है। ओके, ठीक है। एसेट वैल्यू क्रैश होगा। इसके इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हुँ, लोगों को रेडी कैश चाहिए, तो रेडी कैश वो अपने एसेट्स को डिल्यूट करके, लिक्विडेट करके ही निकाल सकते हैं, और कोई हुँ। चारा नहीं है। बट या कॉन्ट्ररी ये नहीं हो सकता कि जब मनी प्रिंटिंग होगी इतनी और जब लोगों को पैसे दिए जाएँगे तो लोग उस पैसे को वापस से स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में भी डालेंगे और बर्गर और पेप्सी और चीज़ों को भी कंज़्यूम करेंगे, फ्री का पैसा है? देखिए, इस पूरी बात में 2 लेयर्स हैं। पहला है, बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं। तो जब बैंक्स कोलैप्स करेंगे, लोग अपने एसेट्स बेचेंगे, तो वो हाउसिंग एसेट्स भी बेचेंगे, स्टॉक मार्केट भी एसेट। ये सारा जब संकट आएगा, उसके बाद सरकार मनी प्रिंटिंग करके लोगों के जेब में पैसा डालना शुरू करेगी। तो जब वो मनी प्रिंटिंग होएगी, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वो जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उस इन्फ्लेशन के बढ़ने के बाद कुछ स्टॉक्स जो लोग नहीं बेचेंगे, जिनके बारे में लोगों को लगता है, शेयर होल्डर्स को लगता है कि ये स्टॉक तो 5 साल क्या 50 साल बाद भी इसकी वैल्यू है, उन स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि हर बंदे के पास इतनी इमरजेंसी नहीं आ जाएगी, हर बंदा बेचेगा, कुछ लोग बेचेंगे, कुछ लोग नहीं बेचेंगे। जिनके पास होल्ड करने की ताकत है, वो अगर होल्ड कर गए, तो उनके स्टॉक्स बढ़ेंगे। अगर सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन जैसी पॉलिसीज बनाई, तो थोड़ी देर के लिए स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, पर अगर उसके रिएक्शन में मनी प्रिंटिंग होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो स्टॉक मार्केट फिर से ऊपर जाएगी। पर वही स्टॉक्स जाएंगे जो लॉन्ग टर्म वैल्यू दे रहे हैं। अच्छा, सोने आपको पता है हिंदुस्तान में 25,000 टन सोना है। पर वो अमेरिका लोगों का के घरों में है, हाँ, सेंट्रल लोगों के बैंक्स के घरों में पास है। नहीं। तो वो क्या करेंगे? सोने को रखेंगे या सोने को बेचेंगे? क्या होगा ऐसे टाइम में? देखिए, सोने की वैल्यू पे क्या होगा अगर सोने ये की प्राइस? संकट आता है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो सोने का दाम आसमान छुएगा। हुँ, नंबर वन। क्यों? क्योंकि सोना एक ऐसी करेंसी है, एक ऐसी मनी है, जिसके ऊपर सरकारों का कोई कंट्रोल नहीं है। हुँ, वो लोगों के हाथ में है। बियरर तो एसेट है। इसलिए बियरर एसेट है। तो हुँ, लोग ऐसे वक्त में सोने पर डिपेंड करेंगे, और जब इतना बड़ा संकट आएगा, तो लोगों की तरफ से डिमांड पैदा होएगी कि हमें गोल्ड बैक्ड मॉनेटरी सिस्टम चाहिए। हुँ, हुँ, लोग पूरी दुनिया कहेंगे। में। और आप ये भूलिए मत कि 1945 से लेकर 1971 तक दुनिया का जो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम था, वो गोल्ड बैक था। $35 एक आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर थे। अगर
आपको लगता था कि डॉलर आप नहीं होल्ड करना चाहते, तो आप $35 दो और अपना 1 आउंस गोल्ड वापस ले लो। तो बेसिकली तब सेंट्रल बैंक्स के हाथ ऐसे ना हथकड़ियों से, सोने की हथकड़ियों से बंधे हुए थे। वो मनी प्रिंटिंग नहीं कर सकते थे। पर 1971 में निक्सन ने वो गोल्डन हैंडकफ्स वाला सिस्टम तोड़ दिया। अब सब कुछ फ्लोटिंग हो गया। तो पिछले 50-52 साल से फ्लोटिंग करेंसी सिस्टम चल रहा है। और अब उस फ्लोटिंग करेंसी सिस्टम के महाविनाश का समय आ गया है। ओके। और बिटकॉइन और क्रिप्टो पे इसका क्या असर पड़ेगा? और दोनों को मैं अलग-अलग देख करके देखना चाहूँगा कि बिटकॉइन पे क्या हाँ, असर पड़ेगा और क्रिप्टो पे? देखिए, बिटकॉइन के साथ वही होगा जो गोल्ड के साथ होगा। हुँ, यानी कि अगर गोल्ड अप जा रहा है तो बिटकॉइन भी अप जाएगा। क्योंकि बिटकॉइन बेटर डिजिटल गोल्ड है। क्यों? गोल्ड में आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, अगर मान लीजिए करना चाहते हो, मान लीजिए आपके पास 1 तोला गोल्ड है, तो आप गोल्ड का भाव मान लीजिए हो गया 2 लाख रुपए तोला। तो आप वो जो ट्रांजैक्शन करोगे, अगर फिजिकल ट्रांजैक्शन करना चाहोगे, तो वो ट्रांजैक्शन आप 1 तोला गोल्ड लेके जाओगे और किसी से ट्रांजैक्शन करोगे, जो बहुत मुश्किल काम है। बट अगर आप 0.0001 बिटकॉइन ट्रांसफर करके, ठीक है, अपने महीने की ग्रोसरी लेके आना चाहते हो, तो आप लेके आ सकते हो। तो विच मीन्स कि बिटकॉइन क्योंकि ट्रांजैक्शन लेयर भी है, पेमेंट लेयर भी है, तो लोगों को लगेगा कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, पेमेंट भी है। तो जितने अमीर लोग हैं, वो गोल्ड और गोल्ड के साथ साथ बिटकॉइन में मैसिव लेवल पर शिफ्ट होंगे। हुँ। मैसिव मतलब मैसिव। और उस समय बिटकॉइन का भाव आसमान छुएगा, क्योंकि आपके हिसाब लोग से कितना अपनी हो सकता है? फिएट करेंसी को ड्रॉप करके वो बिटकॉइन में घुसेंगे। माइकल सेलर तो कह रहा है कि 13 मिलियन यूएस डॉलर जा सकता है अगले 20 21 सालों में। देखिए, माइकल सेलर की बातें आपको थोड़ी देर के लिए बेतुकी बकवास जरूर लग सकती हैं, बट उसकी बात में एक लॉजिक है। ये हो सकता है क्योंकि वो कह रहा है वो हुँ, असल में ये कह रहा है कि डॉलर कचरा बनने वाला है। वो ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन $13 मिलियन हो रहा है। वो ये कह रहा है डॉलर कचरा होने वाला है। ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स? हाँ। अब जहां तक ऑल्ट कॉइन्स की बात है, ऑल्ट कॉइन्स में हमें सबसे पहला सवाल खुद से पूछना है कि उस ऑल्ट कॉइन की हमारे लिए यूटिलिटी क्या है। गॉट इट? हुँ, अगर मान लीजिए वो मेटामास्क अपना कॉइन लॉन्च कर देता है, या कोई और प्रोजेक्ट अपना कॉइन जिसने लॉन्च किया हुआ है, अगर उसकी यूटिलिटी है लोगों की जिंदगी में, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। देखिए, बिटकॉइन हॉडलर्स बचेंगे, बट ऑल्ट कॉइन हॉडलर्स, वो ऑल्ट कॉइन हॉडलर्स नहीं बचेंगे जिस ऑल्ट कॉइन की कम्युनिटी वीक है। आप सोचिए, मान लीजिए एक ऑल्ट कॉइन हुँ। है, उसके टोटल होल्डर्स हैं 10,000, अल्फा और दे दिया आपने तो। उसकी कम्युनिटी बढ़ नहीं रही है, उसके यूजर्स नहीं बढ़ रहे हैं। हुँ, तो फिर क्या होगा? वो ऑल्ट कॉइन और सिकुड़ता जाएगा और एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। एक बात याद रखिए, फिएट करेंसी इसलिए डाउन जाएगी क्योंकि कम्युनिटी का, लोगों का, उसके अंदर विश्वास खत्म हो जाएगा। एक बात याद रखिए, वही ऑल्ट कॉइन बचेगा जिसकी कम्युनिटी उसके अंदर विश्वास करती है। बिटकॉइन के अंदर लोग उसमें विश्वास करते हैं क्योंकि 50 मिलियन बिटकॉइन होल्डर्स हैं। तो क्या डोजकॉइन भी बचेगा? उसकी कम्युनिटी तो विश्वास करती है उसमें अगर करती है तो बचेगा, और एक्सआरपी भी बचेगा। अगर विश्वास करते तो बचेगा। मतलब आप कह रहे हो
हर वो कॉइन बचेगा जिसकी कम्युनिटी बड़ी होगी, एंगेजिंग होगी और हाँ, ऐसे डिफिकल्ट टाइम में उसमें विश्वास नहीं खोएगी। जैसे हमने सोलाना को देखा कि सोलाना के सारे फियास्को झेलने के बाद वो $5-6 पे आया और उसके बाद से फिर से वो रिवाइव कर गई कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी भागी नहीं। ये दैट इज़ व्हाट यू आर यस। ट्राइंग। देखिए, मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ, अब अगर बचना है इस आने वाले तूफान के अंदर, मॉनेटरी सुनामी के अंदर अगर बचना है, तो हाथ से हाथ पकड़ के कम्युनिटी को मजबूत करना पड़ेगा। जिसकी कम्युनिटी बड़ी होएगी, मजबूत होएगी, वो ऑल्ट कॉइन बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएँगे। ये तो हो गया सर एसेट्स की बात। अब मैं चलता हूँ थोड़ा ह्यूमन और सोसाइटल पर्सपेक्टिव पे चलते हैं। थोड़ा फिलॉसफिकल उस पे चलते हैं। आई डोंट नो इफ आई विल बी राइट इन सेइंग दैट, बट अगर ऐसा टाइम आता है जो और दिख रहा है, इसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मतलब ये मत सोचो कि पैरानॉइड हो रहे हैं हम या कोई हॉरर स्टोरी नहीं दिखा रहे यार। ये मत सोचो कि हम कोई डार्क साइड दिखा रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं यार जो हमें लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है, डोज़ ऑफ, मतलब आप छोड़ दो, मतलब यहाँ से देखना बंद कर दो। मतलब ठीक है, ये और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अंधे हो जाओ बिल्कुल। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं देखूँ ही ना कि आगे क्या आ रहा है। पॉजिटिविटी का मतलब है कि आप आने वाले खतरों को एक्नॉलेज करते हो और आज प्रिपेयर करते हो। यही पॉजिटिविटी होती है ना। पॉजिटिविटी और क्या है पॉजिटिविटी? मैं ये कहता हूँ सर कि बड़ा मैं कुछ अगली बात बड़ी अटपटी सी बोलने जा रहा हूँ। लोगों को सर फास्टिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि अगर सपोज़ करिए कि ₹2000 मिले एक अडल्ट को और घर में 5 लोग खाने वाले हैं और अडल्ट 3 हैं, बच्चे मिला के 5 हैं या 6 हैं टोटल फैमिली मेंबर्स। तो 3 लोगों को पैसे मिले, मतलब ₹6000 मिले, लेकिन खाने वाले 6 हैं सपोज़। और इनफैक्ट इंडिया के अंदर सर एक सर्वे हुआ, उसके अंदर जो डिपेंडेंट हैं, जो 4 टू 5 मेंबर जो हैं, वो ऐसे 25% लोग हैं जिनके घर में 4 से 5 लोग एक सैलरी पे डिपेंडेंट है। ऐसे 25% हाउसहोल्ड है। तो तो मेरा ये कहना है सर कि क्या आज से लोगों को थोड़ा फास्टिंग की आदत डालनी चाहिए कि अगर कम खाना मिले और तो सर्वाइव करने का वो जज़्बा हो कि यार चलो भूख को भी हैंडल कर लेंगे और एक मिनिमलिस्टिक लाइफ़ के बारे में कुछ सोचना चाहिए। सॉरी, मतलब मैं फिर ऑडियंस को कहना चाहता हूँ, आई डिडन्ट वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट मैं तो फिर सारे वो क्वेश्चन पूछूँगा ना जो जो लाइफ़ में लगता है कि यार हाँ, ये चीज़ हो सकती है। क्या छोटा-सा किचन गार्डन भी होना चाहिए कि जिसमें एटलीस्ट अगर पैसे नहीं भी आए कहीं से, तो कुछ खुद ही उगा लें, एक छोटा-सा किचन गार्डन। अगर आप कहीं गाँव में रहते हो तो बहुत ही एडवांटेज है। लेकिन अगर शहर में भी हो तो कुछ गमलों के अंदर टेरेस फार्मिंग आज से कुछ प्लान कर लो। एटलीस्ट भूख को आप काउंटर कर सको। मवेशी पाल लो, भैंस, गाय, बकरी। आप हँस तो नहीं रहे, आई डोंट नो ऑडियंस प्लीज़ मतलब आई एम सॉरी टू से दैट, बट बकरी पाल लो। अ, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो गाय या भैंस पालना तो वो पाल लो। आई मीन दीज़ आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कुड बी अ रियलिटी समडे। देखिए काशिफ़, एक बात समझिए, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। मैं जब छोटा था, मैं अमृतसर के एक छोटी-सी गली में पला हूँ और मैं लगभग 40-42 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। हमारे घरों में खाना बनता था रोज़, 2 बार बनता था, कई बार 3 बार भी बनता था, बट कोई स्विग्गी, ज़ोमैटो नहीं था। हम लोग खाते थे, पर जितनी ज़रूरत थी उतना खाते थे और हमारे घर में पापा और मम्मा दोनों व्रत रखते थे। बहुत नॉर्मल था। माँ हमारी सोमवार का व्रत रखती थी, पिताजी हमारे एकादशी का व्रत रखते थे। तो व्रत बहुत नॉर्मल था और उन दोनों को कोई मोटापा नहीं था। वो जीवन के अंत तक रसोई, मेरी माँ रसोई करती रही, मेरे पिताजी अपना सारा काम-धाम करते रहे। दूसरी बात, उस समय एक और बहुत कमाल की चीज़ थी। हमारे घरों के अंदर, हमारी गलियों मोहल्लों के अंदर भाईचारा था। अगर गुर हमारी गली में गुरुद्वारा था, अगर गुरुद्वारे में लंगर लगा हुआ है, जो हफ्ते में 1 आध बार लगता ही था, तो उस समय घर में खाना नहीं बनता था।
अगर गली में कोई भंडारा होता है तो उस दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता था, सब लोग भंडारे का खाना खाते थे। और अमृतसर के अंदर नॉर्मल था कि हम लोग हफ्ते में एक बार तो दरबार साहब स्वर्ण मंदिर जाते थे और वहां का लंगर खाते थे, और वो लंगर खा के मन प्रसन्न हो जाता था। अगर आप 300 साल पीछे चले जाइए पंजाब के इतिहास में, जब हमलावर भारत पर हमला करते तो सबसे पहले तो पंजाब पर ही करते थे। ये वही पंजाब है जहां पर हमला होता था, खेत जला दिए जाते थे, घर तोड़ दिए जाते थे, गांव के गांव जला दिए जाते थे। तो ऐसे समय में एक एक घर में खाना बनाने का तो कोई हिसाब ही नहीं था, तो लोग लंगर, सिखिज्म के अंदर से अगर आप लंगर को हटा दो तो सिखिज्म बचेगा ही नहीं। तो सिखिज्म उस समय की पैदाइश है जिसके अंदर लोगों के ऊपर भारी संकट आया, तो लोगों ने एक एक घर में चूल्हा जलाने की बजाय एक सांझी जगह पर इकट्ठे मिलके चूल्हा जला के 100-200 इकट्ठा लंगर की प्रथा बनाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में कम्युनिटी किचन या लंगर प्रथा बहुत बड़े लेवल पर वापस आने वाली है, और लंगर प्रथा भी आएगी और फास्टिंग भी आएगी। ये हमारे समय की ज़रूरत बनता जा रहा है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर एक मोहल्ला जिसके अंदर 50 परिवार हैं, वो अपने एक-एक घर में खाना बनाने की बजाय एक सांझी जगह पर चूल्हा जला ले और उसमें लंगर सिस्टम, तो एक तो हमारी खाने की कॉस्ट ड्रास्टिकली बचेगी, वेस्टेज भी कम होएगी। तो ये होने वाला है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और ये बहुत जेन्युइन गुड सॉल्यूशन है। बहुत अजीब बात है कि आपने ये बात बोली। आज देखिए कि साझा चूल्हा और साझा लेजर, तो अगर आप देखो तो बिटकॉइन साझेपन से ही उत्पन्न हुआ है। और साझा अगर भई अगर आप खाता। देखो, हाँ, साझा बही खाता, तो साझा चूल्हा, साझा बही खाता। अगर आप देखो तो कम्युनिटी लिविंग और कम्युनिटी ड्रिवन बही खाता। यस। लोग मिलके एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, एक दूसरे देख रहे हैं कि कौन से घर में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई कोई भूखा तो नहीं रह गया है। और साझा भाई खाता कि लोग देख रहे हैं कि भाई कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, किसी के नाजायज़ पैसे तो नहीं निकल रहे अकाउंट से, कोई नाजायज़ खर्चा तो नहीं हो रहा है। तो आप ये देखिए कि ये जो जित मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम दुनिया में कम्युनिटी ड्रिवन का है। और यस। जितनी आज आप सेपरेशन की बातें देखते हो कि सोसाइटी में तनाव देखते हो, आई थिंक लोग समझेंगे इस बात को। और ये इस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे कोविड में किसी ने धर्म जाति नहीं देखी और लोग खड़े हुए एक दूसरे के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, उस टाइम पे एक दूसरे की मदद के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसी विपरीत स्थितियों में इंसानियत जगती है और इंसानियत एक दूसरे के लिए खड़ी होगी, एक तरीके का रीसेट भी होगा। लोग डीपर अंडरस्टैंडिंग में पूछेंगे, इस तरह के वीडियोज़ लोग आज से 10 साल बाद शायद ये वीडियो देखेंगे और कहेंगे भाई ये क्या था? ये 10 सितंबर 2024 को ये कुछ वीडियो बना था, उसमें कुछ 2 लोग बात तो कुछ ऐसी कर रहे थे। तो So, I mean, yeah, this is like true reality and I'm glad कि आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया एंड इसमें इसमें 2 और चीज़ें जी, मैं जोड़ना चाहता हूँ। जैसे हमने खाने की बात की, मैं 2 और चीज़ें जोड़ना जी, चाहता जी, हूँ। जी। सर दूनी 10 मैं जोड़िए, ये तो ऐसा टॉपिक है सर कि मैं जानता हूँ कि ऑडियंस का इसके बाद कुछ ज़बरदस्त रिएक्शन आने वाला है आज के इस वीडियो के बाद। हाँ, अब मैं 2 और चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ। जो पहली हुँ, चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो है एजुकेशन। देखिए, नॉलेज तो हर समाज में चाहिए। नॉलेज के तरीके बदलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके आस-पास कोई बड़ा स्कूल था जिसके अंदर 1000 बच्चा पढ़ता था, और सडनली वहाँ पर एआई का तूफ़ान आया और वो स्कूल के अंदर लोगों ने स्कूल से बच्चे हटा लिए और स्कूल बंद हो गया, और उस स्कूल के अंदर 20 कमरे हैं या 40 कमरे हैं और बड़ा मैदान है, और स्कूल खाली पड़ा है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए।
सवाल ये है कि आज की तारीख में हमने जो स्कूल बनाए हैं, स्कूल का मतलब है स्कूल वो जो 6 या 7 घंटे काम करने वाली इंस्टीट्यूशन, अब बाकी टाइम फ्री रहता है। ओके? अब मैं आपको कहता हूँ कि उस स्कूल को 1 शिफ्ट की बजाय 2 शिफ्ट में चलाओ। वहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, वहाँ कोई ग्रेड्स नहीं मिलेंगे, वहाँ कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। वहाँ पर उसी इलाके के जो टीचर्स हैं, वो टीचर एआई होम स्कूल चलाएँगे। एआई होम स्कूल। मान लीजिए काशिफ ने वहां पर जाके ब्लॉकचेन स्कूल खोल दिया और वो काशिफ कहते हैं कि देखो आप यहाँ पर आओ, ब्लॉकचेन मुझसे भी सीखो, ब्लॉकचेन एआई से भी सीखो, पर शर्त ये है कि आपको इस कोर्स के बाद एक एक क्रिप्टो करेंसी डिजाइन करके दिखानी है। एआई रास्ता बताएगी, पर वो बच्चे क्रिप्टो करेंसी कैसे बनानी है वो तो करेंगे ना, वो तो खुद ही करना पड़ेगा, उसके लिए तो कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। तो काशिफ ने एआई होम स्कूल शुरू कर दिया। मान लीजिए काशिफ की वाइफ जो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, उन्होंने वहां पर कुकिंग का एक स्कूल खोल दिया, जहां पर लड़के लड़कियां बूढ़े जवान सब अपने अपने तरीके से इंडियन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिशेस सीखने आते हैं। और रूल वहां पर ये है कि आपको, आपकी सफलता ये है कि आपको खाना बना के खिलाना है लोगों को। अगर लोगों ने पास किया तो आप पास, नहीं तो फेल। वहां कोई एआईसीटी, कोई यूजीसी नहीं है, कोई सीबीएसई नहीं है। वो कम्युनिटी ड्रिवन लर्निंग सिस्टम होगा, जिसको कोहॉर्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम कहते हैं। वैसे मान लीजिए कोई और व्यक्ति है जिसको किसानी आती है, वो उसी समाज के लोगों को कहता हो कि भी देखो ऐसा है कि अगर खाना है तो खाने के लिए फूड चाहिए, तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि मूली कैसे उगानी है, बैंगन कैसे उगाना है, आलू कैसे उगाना है, प्याज कैसे उगाना है, टमाटर कैसे उगाना है, नींबू कैसे उगाना है। तो अब अगर ये सिखाना है तो इसका मतलब है कि 10 20 50 लोगों को 4-5 महीने के लिए एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उनको खेती प्रोजेक्ट बेस है, उसमें एआई भी सब मदद करेगा, बट रूल ये है कि आप खेती करके दिखाओ, सब्जी पैदा करके दिखाओ, अनाज पैदा करके दिखाओ। हमने क्या किया, हमसे जो गलती हुई, हम डिग्रियों के पीछे भाग लिए। हुँ। हमें वो सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। तो पहला, साझा चूल्हा और साझा करिकुलम, नंबर 2। नंबर 3, मान लीजिए आपके अगल-बगल में एक डीएलएफ या ब्रिगेड या शोभा या सुपरटेक का कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर 500 फ्लैट है। और उस 500 फ्लैट के अंदर अब जो मकान मालिक हैं, वो ना किराएदार है, ना वो मकान बिक रहे हैं। तो वो 500 फ्लैट अब या तो बैंक्रप्सी है। अब मान लीजिए वहां पर अंकित, जो बिटिनिंग के अंदर काम करते हैं, अंकित और अंकुर दोनों मिलके एक प्रीपेड रेंटल एनएफटी बना देते हैं कि भाई ऐसा है कि ये 500 फ्लैट के हमने 500 एनएफटी बना दिए। ओके, ये एनएफटी के अंदर अलग अलग ड्यूरेशन वाले एनएफटी हैं, 2 दिन के किराए के, 2 महीने के किराए के, 2 साल के। और ये एनएफटीज हमने एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ओपन सी जैसी किसी मार्केट प्लेस पर रिलीज कर दिए। अब जिसकी जैसी जरूरत है, जैसी पेइंग कैपेसिटी है, जिसको 2 दिन के लिए पैसे हैं वो 2 दिन के लिए खरीदे, जिसको 2 हफ्ते के लिए, दो में वो दो उसके लिए खरीदे, जो 2 साल के लिए खरीद सकता है वो 2 साल के खरीदे। तो इसका मतलब है कि वो 500 फ्लैट्स के अंदर लोगों का आना जाना रहना चलना शुरू हो जाएगा। देखिए, एसेट की वैल्यू होती है उसकी यूटिलिटी से, एसेट की वैल्यू उसकी ओनरशिप से नहीं होती। हमें राइट टू ओनरशिप की बजाय राइट टू यूटिलिटी, क्योंकि हम ये मानना पड़ेगा सांझी बही खाते के साथ साथ साझा चूल्हा, साझा करिकुलम
और सांझी बस्ती, सांझे घर, उस मॉडल में कम्युनिटी ओन्ड ओनरशिप मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे बिटकॉइन को कौन ओन करता है? हम लोग। ऑल्ट कॉइन्स को कौन ओन करता है? हम लोग। इस धरती को कौन ओन करता है? इस पानी को कौन ओन करता है? इस हवा को, इन सड़कों को कौन ओन करता है? हम लोग। तो हमें उसी मॉडल को री इन्वेंट करना होगा। अगर एक मॉडल खत्म हो रहा है तो नया मॉडल पैदा हो रहा है। बिल्कुल। और आई कंप्लीटली एग्री। एंड मैं ये भी, मेरा ये भी मानना है कि आप जब भी इस टाइम के बारे में सोचें कि ऐसा टाइम आ सकता है, तो आज से अपने आप को प्रिपेयर करें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई हार्ड स्किल सीखें। हार्ड स्किल का मतलब है कि हुनर, आपके पास अगर कोई हुनर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो उसको सीखें। हुनर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई एआई का, कुछ फिर भी ऐसे प्रोफेशन हैं जिस पे उसका असर मिनिमल देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको एक फायर फाइटर हमेशा चाहिए होगा, राइट? एक फुटबॉल के अंदर एक कोच हमेशा चाहिए होगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर शायद हमेशा चाहिए होगा, एक फार्मर, एक किसान हमेशा चाहिए होगा, एक दूध निकालने वाला भैंस से हमेशा चाहिए होगा, राइट? और आपको बकरी चराने वाला हमेशा चाहिए होगा, आपको लकड़ी काटने वाला जंगल में हमेशा चाहिए होगा, आपको कुल्हाड़ी की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, आपको पोल्ट्री फार्म में अंडे इकट्ठे करने वाला हमेशा चाहिए होगा, मुर्गियों को चारा दे डालने वाला हमेशा चाहिए होगा, मछली डैम के अंदर से निकालने के लिए एक फिशरमैन हमेशा चाहिए होगा। कुछ ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं दोस्त, और जिन प्रोफ़ेशंस की आपने कभी कदर नहीं करी, जिन प्रोफ़ेशंस के बारे में कभी आपने सोचा नहीं, जिन प्रोफ़ेशंस के बारे में जब बच्चे ने कभी बोल के मैं फिशरमैन बनूँगा, तो आपने हँस के उसकी बात को टाल दिया, क्योंकि बीच पे उसने देखा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार काम है, पोर्ट के अंदर जाके फिशेज़ को पकड़ना, तो आप हँसे, आपने बोला मेरा बेटा मछुआरा बनेगा। वो सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था। आपने ज़ोर के हँसी से निकाल दिया, क्योंकि मछुआरे को एआई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस। आपके आपके बेटे को पड़ेगा। ये याद रखना मेरा ये बात, जब आप बीच पे खड़े होके हँसे थे, जब आपके बेटे ने बोला था कि मैं भी मछलियाँ पकड़ूँगा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त। पूरी पूरी कहानी बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। अगर आप नहीं बदलोगे, तो देन इट्स अ बैड न्यूज़। और अगर बदलने की चाहत है कि नहीं, मैं बदलूँगा, मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करूँगा, वक़्त के साथ मैं भी चेंज करूँगा, तो देन इट्स अ गुड न्यूज़। With this thought, I think, sir, it's one of the best and the most important discussions we had. And हम्म, thank you very much for this. I think बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा, बहुत लोगों को इस एपिसोड से काफ़ी कुछ सोचने को, और इनफैक्ट इसमें सॉल्यूशंस भी हैं। सॉल्यूशंस कोड के अंदर हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कोई आपको सॉल्यूशन ऐसे नहीं हम दे सकते कि एआई नहीं है हम लोग, कि आपने इनपुट डाला और मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँ। सॉल्यूशन कोड में है। 2 बारी सुनोगे इस पॉडकास्ट को, मंथन करोगे, आपस में चर्चा करो। इस पॉडकास्ट को एक कम्युनिटी के अंदर डिस्कस करो। अपने परिवार में, कज़िन्स के साथ कम्युनिटी के अंदर इस पॉडकास्ट को सबको सुना के बोलो कि यार आधा घंटा, 1 घंटा इस पे ब्रेनस्टॉर्म करना है, इन दोनों ने बोला क्या है? ज़रा इसको सुनो, और फिर एक टाइम डिसाइड करो। टाइम डिसाइड करने के बाद इस पे मंथन करो। मंथन करके लिटरली बता रहा हूँ, नीचे कमेंट में डालो। कमेंट में डालने के बाद हम फिर से इसी की कंटिन्यूएशन में कुछ और बनाएँगे। ठीक है? और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। बहुत जल्दी मैं और सुनील सर हम एक जगह मिले थे, और हमने एक फिर से एक फ्यूचर इसी से रिलेटेड है, मतलब उसके अंदर तो हमने बहुत चीज़ें डिस्कस करी हैं, कैसी डिसरप्शन होने वाली है। कि एक उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो हमने इन रियल एक स्टूडियो के अंदर वो किया था। बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट होगी, हो सकता है कि बहुत जल्दी 3, 4, 5 दिन के अंदर इस वीडियो के रिलीज़ के बाद वो आपको देखने को मिलेगा। वो सीरीज़ है एक पूरी, और उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उसकी एक ट्रेलर बहुत जल्दी मैं रिलीज़ करूँगा, और आप वो इस यूट्यूब चैनल पे देख पाएँगे। तब तक सुनील सर, थैंक यू वेरी मच, thoroughly had a good time and wishing you यू all the वेलकम। very best. शुक्रिया। Thank बाय you बाय। sir.